बच्चों, हम लोग कक्षा 12 इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका पहला पाठ हमने पूरा कर लिया है। आज दूसरा पाठ शुरू कर रहे हैं। पाठ का नाम है ईंट, मनके और अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ चीजें हमने पढ़ी थी, जैसे हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण कब हुआ, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, ये सारी घटनाएं हमने पढ़ी। अब आगे शुरू कर रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन से स्थल खोजे गए और उन स्थलों से कौन कौन सी पुरातत्व सामग्री प्राप्त होती है। तो सबसे पहले बच्चों हम हड़प्पा की बात कर लें, क्योंकि पहली बार हड़प्पा को ही खोजा गया था। तो हड़प्पा को देख लें। अब इसकी खोज पहली बार 1828 ईस्वी में चार्ल्स मेसन नामक विद्वान ने इसकी जानकारी दी थी। उसके बाद 1853 ईस्वी में जब कराची में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तब दो इंजीनियर बंधु थे, ब्रंटन बंधु। उन लोगों को एक लिपीय मोहर प्राप्त हुई थी और इसकी सूचना उस समय तत्कालीन पुरातत्ववेत्ता कनिंघम को दी थी। ठीक है, लेकिन इसके बाद इस पर कुछ काम नहीं हुआ और 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा को खोजा। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिला में। ठीक है, यह स्थल रावी नदी के किनारे स्थित था। अब इस स्थल से क्या क्या चीजें मिली है, तो इस यहाँ पर सर्वाधिक लिखित मोहरें मिली है। सर्वाधिक लिखित मोहरें मिली है। लिखित मोहरें मिली है। ठीक है, दूसरा देख लें। यहाँ पर 6 कक्षों वाला यानी 12 कक्षों वाला एक अन्नागार प्राप्त हुआ है। एक अन्नागार प्राप्त हुआ है। यहाँ पर R37 एक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है। एक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है। तो ये यहाँ की मुख्य जो चीजें पाई गई है। ठीक है, तो ये हड़प्पा के बारे में हमने देख लिया। अब इसी तरीके से आगे मोहनजोदड़ो को देख लें। ये मोहनजोदड़ो इस स्थान की खोज पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लड़काना जिले में की गई 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में राखला दास बनर्जी ने इस पुरास्थल की खोज की थी। यह मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है मृतकों का टीला, और यहाँ पर 7 बार बाढ़ आने का साक्ष्य प्राप्त होता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि यह नगर 7 बार उजड़ा होगा और 7 बार बसाया गया होगा। ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता की प्रमुख 2 नगर माने जाते हैं। और इस मोहनजोदड़ो में और जो चीजें मिली हैं, एक कांसे की नर्तकी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी मतलब डांसर, नर्तकी की मूर्ति मिली है कांसे की। एक योगी की मूर्ति मिली है। योगी की मूर्ति मिली है जो साल ओढ़े हुए हैं और उस साल पर 3 पत्ती वाले आकृति दिखाई देते हैं, जैसे ऐसे इस टाइप का। योगी की मूर्ति साल ओढ़े हुए हैं और 3 पत्ती वाली आकृति मिलती है। यहाँ पर एक मोहर मिला है और उस पर कुछ जानवरों के चिन्ह अंकित है, गेंडा, भैंसा इत्यादि, आगे हिरन। और इसको माना जाता है कि यह पशुपति शिव की मूर्ति, पशुपति शिव की मोहर हो सकती है। इस बात को सर जॉन मार्शल ने बताया था। तो यहाँ पर पशुपति शिव की मोहर भी मिली है। ठीक है,
मोहनजोदड़ो से जो सबसे बड़ा जो भवन के रूप में मिला है वह अन्नागार, विशाल अन्नागार मिला है। अन्नागार मतलब अनाज रखने वाला भंडार। और जो मोहनजोदड़ो की सबसे प्रमुख, सबसे लोकप्रिय जो भवन सामग्री मिली है वह विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार। यह स्नानागार करीब करीब 12 मीटर लंबी, 7 मीटर चौड़ी और 2.5 मीटर गहरी थी। इस स्नानागार में उतरने के लिए उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा में सीढ़ियां लगी हुई थी और इस स्नानागार के चारों तरफ बरामदे थे और उन बरामदों के पीछे कमरे भी थे। और ऐसा माना जाता है कि यह स्नानागार कोई विशेष उत्सवों पर इसका उपयोग किया जाता रहा होगा। इस स्नानागार में कुएं के माध्यम से पानी आता था और इस स्नानागार में एक नाली थी जिसके माध्यम से स्नानागार के पानी को बाहर निकाला जाता था। तो इसके उपयोग के बारे में विद्वानों की अलग अलग राय है, उसको आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ से एक हाथी का कपाल खंड, हाथी का कपाल खंड मिला है। ठीक है, कपाल खंड मिला है। ओके, यहाँ से एक उस्तरा मिला है। यहाँ से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं, सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ से इधर उधर बिखरे हुए 42 नर कंकाल मिले हैं। ठीक है बच्चों, नर कंकाल मिले हैं। तो ये मोहनजोदड़ो से जो पुरातत्व सामग्री प्राप्त होती है उनकी ये लिस्ट है। ठीक है, अब आगे हम लोग अब चन्हुदड़ो की बात करेंगे। चन्हुदड़ो की खोज मजुमदार ने की। यह सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो से 80 मील करीब करीब दूर था। यहाँ पर मनके मतलब खिलौने, मनके बनाने के कारखाने मिलते हैं, ठीक है, कारखाने मिलते हैं। ये चन्हुदड़ो की बात हो गई। अब लोथल की बात कर लें बच्चों। यह अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में इस स्थल की खोज की गई, भोगवा नदी के तट पर। इस स्थल की खोज S.R. राव ने की। कल बताया भी था पिछले वीडियो में, S.R. राव ने इस स्थल की खोज की। इस स्थल से जो महत्वपूर्ण सामग्री मिली है उसमें गोदीवाड़ा, यह डक यार्ड है। यह एक बंदरगाह है जो भोगवा नदी से अरब सागर को जोड़ता था और ऐसा माना जाता था कि इस बंदरगाह से सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार होता था समुद्री मार्ग के द्वारा। अब व्यापार मिस्र से होता था, बहरीन से होता था, मेसोपोटामिया आदि राज्यों से सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार प्रचलन था। इसके अतिरिक्त देख लेते हैं, यहाँ से चावल के भी साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ से युगल समाधि भी मिलती है, यानी एक कब्रिस्तान में 2 लोगों को दफनाया गया है। ठीक है बच्चों, समाधि भी मिलती है। अब आगे अगला देख लेते हैं, कालीबंगा। इस स्थल की खोज ए घोष ने की थी। इस स्थल की खोज राजस्थान के गंगानगर जिले में की गई। अब इस स्थान की जो महत्वपूर्ण पुरातत्व सामग्री है वह है जुते हुए खेत का साक्ष्य,
ठीक है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर जो नगर का निर्माण हुआ था, तो यहाँ दुर्ग टीला जो था और पूर्वी टीला जो था, वह दोनों ही चार दीवारियों से घिरा हुआ मिलता है। इसके बाद अब अगला देख लें, संक्षिप्त परिचय आप लोगों को करा दें। अगला राखी गढ़ी, राखी गढ़ी इस स्थल की खोज हरियाणा में की गई रफीक के द्वारा। ठीक है, यह भारत के अंदर पाए जाने वाला सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर के रूप में देखा जाता है। और इसके साथ ही देख ले धौलावीरा, धौलावीरा इस स्थल की खोज गुजरात के कच्छ क्षेत्र में की गई और इस कच्छ क्षेत्र में की गई। इस स्थल की खोज की थी R.S. बिष्ट ने। ठीक है, अब यहाँ से जो महत्वपूर्ण सामग्री प्राप्त होती है, यहाँ से एक स्टेडियम की भी प्राप्ति होती है, यहाँ से एक विशाल जलाशय की भी प्राप्ति होती है, और यहाँ पूर्वी टीला और दुर्ग टीला के बीच में एक मध्यम टीला भी प्राप्त होता है। और यहाँ के जो टीले थे वह उनकी चारदीवारी गोल नहीं थी बल्कि चौकोर, उनकी चारदीवारी चौकोर इस प्रकार की थी। ठीक है, अब अगला देख ले, बनावली। बनावली इस स्थल की खोज R.S. बिष्ट ने की। इस स्थल की खोज जो है हरियाणा के हिसार जिले में की गई। ठीक है बच्चों, इसके बारे में देख लिया। सुरकोटडा, अगला है सुरकोटडा। इस स्थल की खोज गुजरात के कच्छ में की गई और यहाँ से घोड़े की अस्थियां यानी घोड़े के हड्डी, घोड़े की अस्थियां का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, अब सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का जो है साक्ष्य नहीं मिलता है, लेकिन एकमात्र ये जो जगह है यहाँ से घोड़े की अस्थियां मिलती हैं। हालांकि मोहनजोदड़ो के ऊपरी सतह से घोड़े के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन ये अपवाद है, घोड़े के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं दिखाई देते हैं। तो यहाँ घोड़े की अस्थियां दिखाई देती हैं। वहीं रंगपुर यह गुजरात के अहमदाबाद में इस स्थल की खोज की गई थी और यहाँ से धान की भूसी प्राप्त होती है। अब सिंधु घाटी सभ्यता में जो है धान और चावल का ज्यादा साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, लेकिन लोथल और रंगपुर से धान के साक्ष्य अपवाद के तौर पर मिलते हैं, क्योंकि वहां पर प्रत्येक वर्ष बाढ़ आ जाते थे, इसलिए नदियों में बाढ़ आने के कारण धान की खेती नहीं हो पाती थी और बाढ़ वापस जाने के बाद गेहूं खेती होती थी और इसीलिए इस जगह का गेहूं और जो प्रमुख अनाज के रूप में माना जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त आमरी है, कोट दीजी है। अब सुदूर बलूचिस्तान में देखें तो सुदका गेंडोर है। अफगानिस्तान में दो स्थल मिले हैं जिनका नाम एक का नाम सुर्त गोई है। ठीक है, और इस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे स्थलों की खोज भी है, जिनमें कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। ठीक है, और इन स्थलों से कौन कौन सी ऐसी सामग्री प्राप्त हुई थी जिनके आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और कलात्मक चीजों का हम लोग अध्ययन करते हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता की जो भी विशेषताएं हैं, अब सिंधु घाटी की विशेषताओं में जो प्रमुख विशेषता है नगर नियोजन की विशेषता,
फिर सामाजिक विशेषता, आर्थिक विशेषता, राजनीतिक विशेषता, धार्मिक विशेषता, ठीक है, समाधान की प्रक्रिया, सिंधु घाटी सभ्यता की तकनीकों का निर्माण, इन सारी चीजों का अध्ययन जो हम लोग करते हैं, इन्हीं जो पुरातत्व सामग्री जो हमें इन स्थलों से मिली है, इन्हीं पुरातत्व सामग्री के आधार पर हम वहां की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब हम लोग जो ये प्रमुख विशेषताओं के बारे में हमने जो कहा, तो इनमें जो पहली विशेषता है नगर नियोजन की, इसी के बारे में आज चर्चा कर लेते हैं। नगर नियोजन की विशेषता। अब देखिए बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और हमने जो भी स्थलों के बारे में चर्चा की, ये सारे स्थल नगरीय रूप में पाए गए। अब इन नगर नियोजन की क्या विशेषताएं थी, ये नगर कैसे बसाए गए थे और यहाँ कौन कौन सी ऐसी चीजें थी, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं इन नगरों की जो महत्वपूर्ण विशेषता थी, वहाँ की सड़कें थी, वहाँ की नालियां थी और वहाँ के स्थापत्य कला थे। अब स्थापत्य कला में हम लोग देखते हैं कि कौन सी चीज है, स्थापत्य वास्तुकला में भवन निर्माण का कला देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लें कि नगर को किस तरीके से बसाया गया था। तो प्यारे बच्चों, नगर जो है यहाँ पर दो टीले बने हुए थे, एक पश्चिमी टीला, ठीक है बच्चों, इसे दुर्ग टीला भी कहते थे, इसे दुर्ग टीला भी कहते थे। एक पूर्वी टीला। अब ये पश्चिमी टीला ऊंचे स्थान पर होते थे, दुर्ग टीला होता था, इनका क्षेत्रफल जो है कम होता था। पूर्वी टीला पूर्वी स्थान में नीचे स्थान में होते थे और ये इनका क्षेत्र जो है बड़ा होता था। अब पश्चिमी टीलों की विशेषता ये थी कि ये चार दीवारियों से घिरे होते थे, ठीक है ना। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ पुरास्थलों में इसमें अपवाद है। अब इन अपवादों को हम लोग देख लेते हैं। अब जैसे लोथल की बात करें तो लोथल में पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला दोनों को एक चारदीवारी में घेरा गया था। ठीक है बच्चों, दोनों को एक चारदीवारी में घेरा गया था और बाकी जगह जो है केवल पश्चिमी टीले को चारदीवारी में घिरा पाया गया है। अब कालीबंगा को देख ले तो कालीबंगा में पश्चिमी टीला अलग से चारदीवारी में तो घिरा है ही, उसके अतिरिक्त पूर्वी टीला भी अलग से चारदीवारी में बच्चों घिरा हुआ है। ठीक है ना। अब देख लें धौलावीरा की बात कर लें तो धौलावीरा में पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला के बीच में एक और टीला पाया जाता है जिसे मध्यम टीला कहते हैं। ठीक है ना। तो ये तो हमने अपवाद के रूप में आपको बता दिया, लेकिन सामान्यतया पश्चिमी टीला जो दुर्ग टीला होता था और पूर्वी टीला जो निचले, यानी यह टीला विशेष लोगों के लिए था। ऐसा माना जाता था कि व्यापारियों या राज परिवार के लोग यहाँ पर रहा करते थे और सामान्य जनता जो है पूर्वी टीला में निवास करती रही होगी। तो यहाँ तक क्लियर हो गया पश्चिमी टीला पूर्वी टीला। अब आगे देख लें सड़कें। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख जो थी वह सड़कें थी विशेषता। अब सड़कें जो है बड़ा सुनियोजित तरीके से बनाई गई थी, यानी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी सड़कें। ठीक है ना, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और 3 प्रकार की सड़कें पाई गई। जो सबसे मुख्य सड़कें थी उसकी चौड़ाई जो है 12 मीटर तक होती थी, 12 मीटर चौड़ी सड़कें होती थी। ठीक है, उसके अलावा मध्यम सड़कें होती थी, उसके अलावा बस्तियों में गलियां होती थी और गलियों की चौड़ाई 4 फीट तक, ये फीट होगा, हमने मीटर लिख दिया है। ठीक है, 4 फीट तक गलियों की चौड़ाई होती थी। अब सड़कें बड़ा सुनियोजित तरीके से बनाई गई थी और एक दूसरे को समकोण पर काटा करती थी। ठीक है, अब देख लें नालियां। सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषताओं में एक विशेषता नालियां थी। नालियां पक्की नालियां बनाई गई थी और नालियों को जिप्सम से जोड़ा गया था ताकि इससे बदबू न फैले। ठीक है,
जिप्सम से जोड़ा गया था और ये नालियां ढकी हुई होती थी और इन नालियों में बीच बीच में जगह जगह पर मेन होल बने होते थे, खड्डे बने होते थे, जिससे नाली में बहते हुए कूड़े कचरे इकट्ठे हो जाए और उस मेन होल के ऊपर एक ढक्कन लगा होता था और उस ढक्कन से उस कूड़े कचरे को साफ कर दिया जाता था। तो ये नालियों की यहाँ पर उत्तम व्यवस्था थी। अब ऐसा इस आधार पे हम लोग मान सकते हैं कि नगर पालिका जैसी वहाँ व्यवस्था रही होगी, ठीक है। तो नालियों की वहां पर उत्तम व्यवस्था दिखाई देती है। ऐसा माना जाता है कि लंदन में 16वीं शताब्दी में भी ऐसी नालियां नहीं थी जो हमारे यहाँ आज से 4000 साल पहले नालियों की ऐसी व्यवस्था पाई गई थी। अब भवन सामग्री देख लें। भवन सामग्री, अब जो भवन मिले हैं वह पक्की ईंटों के, मोहनजोदड़ो में पक्की ईंटों के भवन मिले हैं और कुछ भवन जो है 2 मंजिला भी प्राप्त होते हैं। भवन में सीढ़ियां भी होती हैं। सामान्यतः जो भवन होते थे वह 4-5 कमरे के होते थे और मोहनजोदड़ो के लगभग हर भवन में एक कुएं भी बने होते थे और जो बड़े कमरे होते थे, जो बड़े भवन होते थे उसमें अधिक कमरे भी हुआ करते थे। अब भवन पक्की ईंटों के बने होते थे, उनको एल आकार की ईंटों द्वारा उनके दीवार को 90 डिग्री एंगल पर समकोण पर मोड़ने की भी कला विकसित थी। सीढ़ियां भी थी और छत भी थे, ठीक है। तो भवन सामग्री में जो मुख्य भवन है विशाल स्नानागार का है, जिसको हमने मोहनजोदड़ो में अध्ययन कर लिया है। यह एक अद्भुत कला है। विशाल स्नानागार जो है एक अद्भुत पुरातत्व अवशेष माना जाता है, ठीक है। उसके अलावा अन्नागार भी हमने देखा, जलाशय, स्टेडियम, ये सारी चीजें हमने देख ली थी। तो भवन सामग्री बड़ी विकसित अवस्था में थी और ईंटों का प्रयोग होता था और ईंटें सामान्यतः 4-2-1 के अनुपात में होते थे। तो आप लोग यहाँ तक नगर नियोजन की जो विशेषताएं थी आपको हमने बता दिया। आपको समझ में आ गया होगा, ना समझ में आया तो हमें आप पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज नगर नियोजन तक ही रहने देते हैं। अब अगले वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक विशेषताएं, आर्थिक विशेषताएं इत्यादि टॉपिक पे हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। यहीं हम वीडियो समाप्त कर रहे हैं। शुक्रिया।